नमस्कार दोस्तों, सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग नागार्जुन की कविताओं को सुन रहे हैं। यह सुनने सुनाने की प्रक्रिया भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। मैं उसी के तहत आज एक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मनुष्य हूँ तो मनुष्य के दुख और दर्द को व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जो आखिरी कविता मैं नागार्जुन की लेने जा रहा हूँ वो कविता का नाम है मनुष्य हूँ। देखिए, नागार्जुन आप जानते हैं, मैं बहुत पिछली सभी वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि वो जन कवि हैं। जब आप उनका चित्र देखेंगे तो आपको ये पहचान में आ जाएगा कि ये दाढ़ी बनाया हुआ बहुत साफ सुथरा कोट पैंट पहनने वाला कोई गले बंद कपड़े वाला कवि नहीं है। ये कवि खेतों में बैठ करके ही अपनी कविताएं लिखता है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप जानते हैं वो कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, उनकी कहानियाँ भी हैं। तो आप ऐसे कवि और रचनाकार को सुनने जा रहे हैं। वो क्या कहता है कि मनुष्य हूँ। हम सभी में मनुष्यता क्या है? भाव है। मनुष्य होना क्या है? एक संज्ञा है। मनुष्य तो मनुष्यता क्या है? हमारे अंदर एक भाव है कि समग्र वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो कार्य हम करते हैं उसकी परिचर्चा कवि कैसे देखता है मनुष्य को, जरा इस पे निगाह डाली। आइए सबसे पहले हम कविता को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ। देखिए कवि क्या कहता है, एक व्यक्ति है और व्यक्ति क्या कहता है, नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, नहीं कभी मैं क्या थकता हूँ, क्या मैं थकता हूँ, आरोहण क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, आरोहण क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चितकबरे पंखों की भस्वर छाया, मेरे चितकबरे पंखों की भस्वर छाया। अच्छा देखिए, मनुष्य का जो मन है ना, जिस तरह चंचल है, तो कवि एक कल्पना बना रहा है कि वह मनुष्य है और मनुष्य नहीं कभी क्या मैं थक सकता हूँ। जैसे आपका दिल है ना, बिना थके ये धड़कते रहता है। जब तक आप जीवित हैं जब तक चलते रहता है। जब मृत्यु आ जाती है बिना कुछ कहे ही शांत हो जाता है। तो यह जो शांत है, आरोहण क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ, मेरे चितकबरे पंखों की भस्म छाया, भस्वर छाया, क्या न कभी स्तंभित हो सकती है, हो धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। देखिए, आम जनजीवन में खेत में जो किसान पैदा करता है वो क्या कहता है, धान की स्निग्ध छटा। और क्या दिख रहा है, उड़द मूंग की निविड़ जटा सा। उड़द मूंग की जब पेड़ आप देखेंगे, छोटे छोटे पेड़ों में छोटे छोटे फलियां लगती हैं और वो बड़ी सुंदर लगती हैं। ऊपर हित सारथी है जिसका एकमात्र प्रहिया है, उसमें सात सात घोड़े का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह भी पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसे प्रमुदित हो जाता, मन कैसे प्रमुदित हो जाता। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तृणु लगता गुल बहुत विधि है। सूर्य चंद्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, शत सहस्त्र संख्य में बिखरे तारे भी हैं। सब हैं इस पर, कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं पड़ा है। नीला ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय उसका भी बाप यहीं, अमृत प्राप्ति हेतु देवगण नहीं दोबारा अब उठ सकते दानव कुल को, नहीं दोबारा उठ सकते हैं दानव कुल को। ये रही हमारी मनुष्य हूँ कविता। अब जरा देखिए, ये मनुष्य हूँ कवि ने नीचे से, अगर हम लोग इस कविता को देखें कि कैसे कवि ने बिल्कुल मानवीय जीवन में देव और दानव की जो परंपरा है उसके नियताप्ति को कैसे प्रस्फुटित करता है। कवि आप जानते हैं कि कवि कितने बढ़िया तरीके से कह रहा है, पृथ्वी ही मेरी माता है। वसुधैव कुटुंबकम का नाम अभी आपके सामने लिया मैंने। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देख हरित भारत में। और भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है जो हरित हो जाता है। फसली मौसम में आप देखिए तो पूरा भारत बिल्कुल हरियाली एक ऐसी धानी छटा लिए हुए महकती है, जैसे लगता है कि तृण तरुण लता
गुल्म भी बहुविधि हैं। यहाँ पर क्या है, तृण है, लताएं हैं, फूल है, पुष्प है, बहुत विधि के क्या है, सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र भी हैं। तो मनुष्य अपने इर्द गिर्द का जो परिवेश है वो दरअसल कवि कहता है कि वो क्या क्या देखता है, पेड़ पौधे, जल जंगल, तालाब, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे, मंडल, इन सभी में सहस्त्र असंख्य संख्या में हमें बिखरे हुए दिखाई देते हैं। पर इस काल के आगोश में सभी खो जाते हैं। अमृत कलश भी यहीं पड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर ही अमृत और विष का पान करने वाले नीली ग्रीवा वाले शिव शंकर भी, मृत्युंजय का उसमें भी वही खड़ा हुआ है। अमृत प्राप्ति हेतु देवगण, जो देवगण हैं वो अमृत प्राप्ति के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, नहीं दोबारा अब उठा सकते दानव कुल को। तो ये दानव, मानव मतलब और देव दानव मानव, देव मानव दानव, तीन को कह लीजिए। तो ये जो कवि कहता है तो क्या कह रहा है, देखिए जरा फिर से, नहीं कभी क्या मैं थकता हूं, आरोहण तात्र नील गगन में उड़ सकता हूं, क्या मैं नीले गगन में उड़ सकता हूं, मेरे चितकबरे पंखों की भस्म स्वर की छाया में क्या कभी स्लंबित हो सकती हैं, हो रही धान की स्निग्ध त्वचा, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर आखिर मैं ही तो मनुष्य हूं। और क्या कह रहा है, ऊपर सारथ है जिसका, ऊपर जिसका सारथी है, देखिए वो भगवान है, वो मात्र, वो हम सभी के सारथी हैं। एकमात्र पहिया है जिसमें एक ही, ये काल का जो पहिया है, आप महाभारत में देखे होंगे, एक काल का पहिया जो अंधेरे में बैठा हुआ चलता है, दरअसल मनुष्य हूँ कविता। इस काल के आगोश में यह जो समय है, समय को चीरता हुआ वर्तमान जो आगे निकल रहा है, इसकी व्यापकता में मनुष्य के जो हालात हैं, जब हम उसको प्रतिध्वनित करते हैं तो कवि इस काव्य की चेतना का निर्मिति करता है। तो मनुष्य हूँ कविता मनुष्य के जीवन की, प्राणी मात्र के कल्याण और उसके सुख दुख को इस चराचर ब्रह्मांड के प्रकृति और पुरुष के साथ उसके संबंध की चेतना को व्यक्त करता है। तो आप जानते हैं कि ये चेतना कैसी है, 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहे। देखिए मनुष्य क्या कहता है कि वह सूर्य की तरह 7 घोड़ों का रथ नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ भी नहीं चाहिए कि पता नहीं मुझे एक नियत दिशा पे बहुत चलना है कोल्हू के बैल की तरह। पृथ्वी ही मेरी माता है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो पृथ्वी को अपनी माता मानना है और इसकी हरियाली में प्रसन्न रहना है। यह प्रसन्नता मन कैसे प्रमुदित हो जाता, तो मन की जो प्रसन्नता है, प्रमुदिता है, सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के। तो ये कविता जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरुण लता के इधर उधर छोए हुए बहुविध से, सूर्य चंद्र हैं, ग्रह नक्षत्र भी, शत सहस्त्र संख्य बिखरे तारे हैं। देखिए कितने शब्दों का जो तत्सम और तद्भव शब्द है, कवि कैसे उनका प्रयोग करके एक कविता में जान डाल देता है। तो इस कविता का जो मुख्य है, इस कविता का कालकूट यह भी पड़ा हुआ है। तो यही पृथ्वी की जो चर्चा है कविता में, पृथ्वी पर मनुष्य के परिवेश, उसके वातावरण में उपस्थित जो पेड़ पौधे, जल जंगल, तालाब हैं, उनकी व्यापकता के सरोकार की चर्चा करता है। एक तरफ ग्रह नक्षत्रों की चर्चा करता है, उससे जो दूर हैं, जो सपनों में दिखाई देते हैं, जिस पे मनुष्य चलता है, देखता है, समझता है, कभी उसको मना करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे सूर्य की तरह घोड़ों की टाप नहीं चाहिए, कोई एक निश्चित पथ नहीं चाहिए, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो एक छोटे जीव को प्रसन्न रहने के लिए चाहिए। इस तरह नागार्जुन की कविता में हम एक तरफ मानवीय सरोकार, प्रकृति प्रेम और प्रकृति का जो चित्र है, वो बिंब है और प्रतीक है, जो उनकी भाषा शैली में सहजता और सरलता है, वो सब हम सभी को आकर्षित करती है। यही इस कविता में मुख्य रूप से नागार्जुन ने बताने का काम किया है। आपको ये देखना चाहिए कि नागार्जुन की कविताओं में केवल एक कविता का भाव ही नहीं है, दरअसल नागार्जुन की कविताओं में एक तरह की अपनी आम जनता के प्रति जो उनकी पहुंच है वो बहुत बड़ी है।
लोकप्रियता, मैं इसके लिए शब्द कहूँ कि नागार्जुन की लोकप्रियता ही है कि आम से खास तक वो पहुँचने में समय नहीं लगाते हैं। कविता अपना भावार्थ स्वयं ही छोड़ जाती है, अपना टेक्स्ट दे जाती है, उसे किसी व्याख्या की जरूरत नहीं। तो ऐसे कवि नागार्जुन में, आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन जितनी काव्य की विषय विविध परिस्थितियां किसी कवि में नहीं है, वह नागार्जुन के जन जीवन में हमें बहुत गहनता से आत्मीय जुड़ाव के साथ दिखाई देती हैं। ग्रामीण तथा शहरी, यहाँ तक कि हाशिए पर फेंके गए आदिवासी जीवन का विलक्षण ज्ञान तथा मनुष्य के मात्र के प्रति आत्मीय सरोकार को कवि यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो इस सरोकार की जो परंपरा का जुड़ाव है वो जनजातीय साहित्य से अपने जनपद के हृदय की धड़कन, चाहे वो गांव की पाठशालाओं का चित्र हो, चाहे अकाल का हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से मिलती जुलती कविता की संवेदना हो, कवि नागार्जुन ने अपनी उस संवेदना को व्यक्त किया है, अपने ज्ञान को प्रस्तुत किया है। नागार्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनके काव्य में अपने समय की ज्वलंत समस्याओं तथा राजनैतिक कविता के माध्यम से टिप्पणी कर उस पर व्यंग भी उन्होंने किया है। इन्हीं व्यंगों के कारण देखकर कबीर के बाद सबसे बड़ा साहित्यिक व्यंग करने वाले हम नागार्जुन को देखते हैं। तो नागार्जुन एक तरफ उनमें गंभीरता है तो दूसरी तरफ सामान्य शब्दों में उस दमन उत्पीड़न को व्यक्त करने की क्षमता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।